हमारे पास एक बेहतरीन नेता आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर शानदार इंसान हैं। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का। ट्रंप और पाकिस्तान की नजदीकियां इन दिनों बहुत बढ़ रही हैं। एक तरफ भारत पर टैरिफ अटैक और दूसरी ओर पाकिस्तान को इनाम पर इनाम। मुझे लगता है राजनाथ सिंह एक भारत के एक ऐसे वाहिद सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्हें हर 2 महीने में पीओके बहुत याद आता है। इतना तो याद प्रधानमंत्री को नहीं आता और अमित शाह को नहीं आता जितना राजनाथ सिंह को आता है। जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं ना, ये साल में करीब करीब 6 बार बोलते हैं पीओके हमारा है, पीओके को हम लेके रहेंगे। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है बोलने से तो आएगा नहीं, एक्शन लेने से आएगा। तो क्या आप में ये हिम्मत है या मोदी सरकार में हिम्मत है? हर गुजरते दिन, हफ्ते, महीने के साथ कश्मीर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अगर इंडिया का नक्शा देखो तो कश्मीर हमारे नक्शे में है, पाकिस्तान के नक्शे में देखो तो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में है, दुनिया के नक्शे में देखो तो वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है और जो अक्साई चीन का हिस्सा है उसे चाइना का हिस्सा दिखाया जाता है। राजनाथ सिंह पहुंच गए मोरक्को और वहां फिर से कुछ हिंदुस्तानी मिल गए, फिर से वही पीओके सामने आ गया। मुझे लगता है राजनाथ सिंह एक भारत के एक ऐसे वाहिद सो कॉल्ड डिफेंस मिनिस्टर हैं जिन्हें हर 2 महीने में पीओके बहुत याद आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पता नहीं क्यों इतना याद आता है। इतना तो याद प्रधानमंत्री को नहीं आता और अमित शाह को नहीं आता जितना राजनाथ सिंह को आता है। जब से डिफेंस मिनिस्टर बने हैं ना, ये साल में करीब करीब 6 बार बोलते हैं पीओके हमारा है, पीओके को हम लेके रहेंगे। कई बार उन्होंने कहा कि हमारी सेनाएं बिल्कुल तैयार हैं, बस एक ऑर्डर मिला और वो पीओके में एंटर कर जाएंगी और पीओके को हासिल कर लेंगी। चलिए अच्छी बात है, पर मुसीबत है कि 11 साल से वो ऑर्डर नहीं आया। 11 साल से जब से मोदी जी आए वो ऑर्डर नहीं आया कि भाई साहब पीओके के अंदर आप घुस जाओ और ले लो। अब मोरक्को जाके फिर से वही बात, फिर कहते हैं अब उनके लोग कहेंगे हम तो खुद ही भारतवासी हैं, भारत में मिलना चाहते हैं। राजनाथ सिंह जी, ये सब बेकार की वाहियात बातें करके आपको क्या मिलता है? आपको लगता है बहुत तारीफ हो जाएगी या क्या कहते हैं कि वो हमारा सरदार बहुत खुश होगा? ना भैया, आपका सरदार खुश नहीं होगा, क्योंकि आपके सरदार ने आपके ऊपर मेहरबानी करके आपको डिफेंस मिनिस्टर बना रखा है और आप सब ये इसलिए बोलते हो कि आपकी नौकरी बरकरार है, वरना आपको उठा के कब का बाहर फेंक दिया होता उसने। और फिर आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है बोलने से तो आएगा नहीं, एक्शन लेने से आएगा। तो क्या आप में ये हिम्मत है या मोदी सरकार में हिम्मत है? देखो, आपने पहले भी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बालाकोट की थी, तब क्या आपने पीओके को वापस लाने की कोशिश की? नहीं। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, 3 दिन लड़ाई कर ली, क्या आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लाने की कोशिश की? नहीं। और जब ये ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ तो उनसे पूछा गया इस बारे में, तो कहता नहीं, ये ऑपरेशन तो पीओके वापस लाने के लिए था ही नहीं। भैया, अगर युद्ध का मैदान अपने एरिया को वापस लाने के लिए नहीं यूज किया जा सकता तो भैया और कौन सा तरीका है? क्या कहूं, मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं वैसे वैसे भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन यही राजनाथ है, ना जाने कब से डिफेंस मिनिस्टर साहब। क्या आपने कभी इनको ये सुना कि पीओके हमारा हम लेके रहेंगे? कभी सुना कि सीओके हमारा हम लेके रहेंगे? ऐसा उन्होंने बात की हो कभी? सीओके मतलब चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, अक्साई चीन, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका। क्या कभी राजनाथ से सुना आपने? दरअसल क्या है ना, ऊपर जो इनके सरदार है ना बैठे हुए, उन सरदारों से परमिशन नहीं है कि यार तुम अक्साई चीन का नाम नहीं लोगे, तुम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम ले सकते हो, तुम्हारे पास परमिशन है कि तुम अक्साई चीन का नाम नहीं लो सके, तुम चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर का नाम नहीं लोगे जब तक हमारी परमिशन ना हो। आप पीओके 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 रट लगा के बैठे रहते हैं। कभी कभार सो कॉल्ड इसे क्या कहते हैं ना कि अमित शाह भी रट लगाते रहते हैं। और भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, नेहरू से लेके आज तक, सबने ये कहा कि भैया पीओके आएगा, पीओके आएगा, पीओके आएगा। आज 80 साल पूरे होने जा रहे हैं और 2 साल में 80 साल हो जाएंगे आज़ादी को। आप नक्शे में दिखाते हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन धीरे धीरे अब परिस्थितियां ऐसी आ गई हैं कि पीओके का एक बड़ा एरिया जो है, आप उस पर असहाय नजर आते हैं, हेल्पलेस नजर आते हैं। आपको पता है कि पीओके का एक जो बड़ा एरिया है 85,000 स्क्वायर किलोमीटर में से, जो सो कॉल्ड गिलगिट बाल्टिस्तान का 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, उस पर तो एक किस्म से देखा जाए चीन की टेढ़ी नजर है, क्योंकि सीपैक प्रोजेक्ट उसमें से जाता है। तो आप क्या करोगे? आपके बस की कुछ है क्या? और आपको पता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में हमारा मुकाबला स्कर्दू और गिलगिट के आसपास चाइना की फोर्सेस से होगा, हमारे साथ नहीं, पाकिस्तान की फोर्सेस से नहीं होगा। और चाइना ने तो पहले कहा कि मेरी इंस्टॉलेशन है, इस पर हमला किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये आर्मी को पता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पता, उनको पता है। और उनको ये भी पता कि राजनाथ सिंह जैसे आदमी या अमित शाह जैसे आदमी या मोदी जैसे आदमी कभी भी पीओके वापस लाने के लिए, एक्शन प्लान के लिए आर्मी को आगे नहीं लेके आएंगे। आप लिख के रख लीजिए। हर गुजरते दिन, हफ्ते, महीने के साथ कश्मीर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है।
अगर इंडिया का नक्शा देखो तो कश्मीर हमारे नक्शे में है, पाकिस्तान के नक्शे में देखो तो हमारा कश्मीर पाकिस्तान के नक्शे में है, दुनिया के नक्शे में देखो तो वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है, और जो अक्साई चीन का हिस्सा है उसे चाइना का हिस्सा दिखाया जाता है। अब भारत कहेगा भाई अंतरराष्ट्रीय आपका मैप गलत है, तो आप दूसरों के ऊपर तो जोरंदाजी कर नहीं सकते ना, वो तो उनका जो मतलब होगा दुनिया का मैप वो दिखाएंगे ना, वो तुम्हारा मैप थोड़ी दिखाएंगे। अब लकीरें मारने से तो कुछ होता नहीं ना। देखो जी 1971 की वॉर हुई, आप वापस नहीं ले पाए, 1965 की वॉर हुई, आप वापस नहीं ले पाए, चलो वो तो कांग्रेस सरकार थी। अब इनको बीजेपी की सरकार को बड़ा घमंड था, तो भाई साहब 1998 में कारगिल था, तो बीजेपी की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तब भी वापस नहीं ले पाए। और अब ऑपरेशन सिंदूर मोदी ने कर दिया, दूसरी बीजेपी की सरकार आ गई, अब भी वापस नहीं ले पाए। दरअसल वापस लेना हो तो फिर आदमी बोलता नहीं है, फिर वो एक्शन में आता है। लेकिन राजनाथ सिंह और मोदी में ये हिम्मत नहीं है भाई साहब। ये गुजराती जो ऊपर के दो बैठे हुए हैं ना, मोदी और शाह, इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पीओके के ऊपर चढ़ाई कर दें और अपनी आर्मी को आदेश दे दें। ये सिर्फ पार्लियामेंट में खड़े होके या चुनावी भाषण में खड़े होके ये इस किस्म की वाहियात बातें कर सकते हैं कि यहाँ पीओके हमारा है। भैया है तो लेते क्यों नहीं, 80 साल से क्यों वेट कर रहे हो? 80 साल यार, छोटा एरिया है क्या? छोटा पीरियड है क्या? ये कोई छोटा पीरियड नहीं है। हालांकि मोदी जी हर मंच पे जाके कहेंगे डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। क्या है? डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। पर क्या डायलॉग हो रहा है? क्या डिप्लोमेसी हो रही है? क्या इंडिया पाकिस्तान से कभी आप बात करता है क्या पीओके के ऊपर? क्या इंडिया ने कभी चीन के साथ अक्साई चीन पर बात की है क्या कभी? ये तो सवाल उठता है ना, मैं भी पूछना चाहूंगा। अल्टीमेटली कभी बातचीत नहीं करते, सिर्फ भाषण देना, आज ये कश्मीर हमारा है। वो पाकिस्तान में भाषण देते रहते कि ये कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर को लेके रहेंगे, ये हमारा हिस्सा है। हम कहते हैं नहीं, हमने हमारे रेलवे पहुंचा दिए, सड़कें बना दी हैं, हाईवे बना दिए, तरक्की हो गई है। लेकिन मुसीबत ये है ना कि आप जिस ढंग से वहां गद्दारी कर रहे हो उनके साथ, लोगों के साथ, कश्मीर के लोगों के साथ, और मोदी सरकार, भाजपा सरकार, केंद्र सरकार जो गद्दारी कर रही है, उनको 6 साल से वादा किया कि आपको स्टेटहुड वापस करेंगे, राज्य का दर्जा वापस करेंगे, अभी तक नहीं किया। तो लोगों में चिढ़ तो है ना, अंदर से लोगों में गुस्सा है। अभी आपको सड़कों पे नजर नहीं आ रहा, अभी तो पता नहीं कब नजर आ जाए। जब सड़कों पे तो लद्दाख में भी नजर नहीं आ रहा था गुस्सा, लेकिन कैसे निकल के आया अभी। और फिर वो उसको जो हमारे गोडसेवादी हैं सारे के सारे, बीजेपी के अंदर बहुत सारे, आरएसएस में बहुत सारे गोडसेवादी हैं, ये सब सोनम वांगचुक को अभी वहां पे विलेन बनाने में लगे हुए हैं। सोनम वांगचुक तो भैया गांधी है वहां का, वो तो इनोवेशन का मास्टर है, टेक्नोलॉजी का मास्टर है वो तो, लेकिन उसको दोषी बनाया जा रहा है, खलनायक बनाया जा रहा है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि घंटी बज चुकी है इनकी बीजेपी और आरएसएस वालों की। ये जेनजी वहां से स्टार्ट हुए मुकुट से, जब नीचे आएंगे ना तो भागते नजर आएंगे सारे के सारे ये। और जो ये सोचते हैं कि भारत में जेनजी जाग नहीं सकता और कुछ कर नहीं सकता, तो बीजेपी के ऑफिस को जला के उन्होंने दिखा दिया कि भैया हम कर भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। बात फिर घूम फिर के कश्मीर पे आती है। लद्दाख के लोगों के साथ धोखा किया गया, कश्मीर के साथ धोखा किया गया। अरे जो अपने लोगों के साथ धोखा करेंगे, दूसरों के साथ क्या वफादारी करेंगे भाई, क्या वफादारी करेंगे। तो फिर मैंने कहा ना कि राजनाथ सिंह को हर 2 महीने में एक डोज आती है, अंदर से एक हुड़क आती है, पीओके हमारा है, हम लेके रहेंगे। फिर कई बार ऐसा होता है हमारी आर्मी तैयार है, लेकिन आर्मी को ऑर्डर कोई नहीं जाता। 11 साल से मोदी ने ऑर्डर नहीं दिए, और बहुत रेयरली ऐसा हुआ जब आपने कभी सुना हो मोदी को कहते हो कि पीओके हमारा है, हम उसको लेके रहेंगे। आप रिकलेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि कभी उन्होंने ऐसा कोई सेंटेंस कहा हो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे। और भाई वहां जाके बिरयानी खा के आ गए तुम तो, नवाज शरीफ के, तुमने बात की वहां पे कि पीओके वापस करो। तो इनके बस की पीओके वापस लेना कुछ नहीं है, लेकिन ये हाँ रोजाना एक रेटोरिक जरूर देंगे, पीओके ले लेंगे, पीओके ले लेंगे। और भाई साहब सीओके बोल दो ना, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर अक्साई चीन में वापस लेना है, वो तो बोलने की हिम्मत नहीं है उसकी, राजनाथ सिंह की। पीएम मोदी के जन्मदिन पर ट्रंप कहते हैं कि वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, और दूसरी ओर टैरिफ और H1 वीजा का शिकंजा कस देते हैं। इस मुलाकात ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान में असली पावर पॉलिटिकल क्लास के पास नहीं बल्कि आर्मी के पास है। और अगर ऐसा ना होता तो इस बात का कोई तुक नहीं बनता कि ऐसी मीटिंग में आर्मी चीफ शामिल हो। ऐसे में ट्रंप, शहबाज और मुनीर की किन मुद्दों पर बात हुई, मतलब कौन सी खिचड़ी पक रही है, अमेरिका और पाकिस्तान में इतनी नजदीकियां आखिर क्यों, और क्या इसमें भारत के खिलाफ कोई रणनीति छिपी है? क्या ट्रंप के लिए पाकिस्तान की अहमियत अफगानिस्तान से जुड़ी है? बगराम एयरबेस को लेकर क्या खबर है, आइए जानते हैं। जिस पाकिस्तान को कभी ट्रंप ने आतंकी ठिकाना कहा था, आज उसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख को ट्रंप व्हाइट हाउस बुलाकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। We have a great leader coming, the Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both, and they're coming, and they may be in this room. पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गुरुवार की देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। यह मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में।
इस मीटिंग से मीडिया को दूर रखा गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि बैठक में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी मौजूद थे। मीटिंग में किन मुद्दों पर बात हुई इसे लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई। इससे पहले दोनों नेताओं ने 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के दौरान मिले थे। उस बैठक में कतर, तुर्की, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र, UAE और जॉर्डन के नेता भी शामिल थे। उस दौरान गाजा जंग रोकने पर बात हुई। पाकिस्तान के PM रात बजे व्हाइट हाउस पहुंचे। उस वक्त ट्रंप कार्यकारी आदेशों पर साइन कर रहे थे और पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इसकी वजह से ट्रंप को शहबाज से मुलाकात के लिए लगभग 30 मिनट की देरी हो गई। इसके बाद दोनों के बीच करीब 20 मिनट तक बैठक चली। रात 3:48 पर शहबाज व्हाइट हाउस से रवाना हुए। बैठक से पहले पत्रकारों से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि व्हाइट हाउस में एक महान नेता आ रहा। खैर, अब पाकिस्तान का तीसरा चैप्टर खोलते हैं। बात करते हैं अब से कुछ देर में होने वाली ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात की। वैसे शहबाज शरीफ को चिपकू भी कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आगे बताएंगे क्यों। अब से कुछ घंटे बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर का स्वागत करेंगे। एक्सपर्ट्स की नजर में इस मुलाकात में ट्रस्ट फैक्टर शून्य है। ट्रंप अपने फायदे के बिना किसी से बात नहीं करते हैं और अब तो वो व्हाइट हाउस में शहबाज के साथ मुनीर का स्वागत कर रहे हैं। इसमें ट्रंप की शांति के नोबेल वाली चाहत है, तो वहीं शहबाज और मुनीर के लिए यह एक तरह का मौका वाली स्थिति। मौका ज्यादा भीख मांगने का, अपनी इमेज सुधारने का और पाकिस्तान के लिए थोड़ी बहुत वाहवाही लूट लेने का। और हाँ, एक और मौका है पाकिस्तान आर्मी के कुछ जनरल्स की झोली भरने का। इस दोस्ती को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जुलाई 2019 के बाद से यह अमेरिकी राष्ट्रपति और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात होगी। लेकिन एक तस्वीर आपको दिखाना बहुत जरूरी है। कल न्यूयॉर्क में, इंटरेस्टिंग, ध्यान से देखिए बात। कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई। 36 सेकंड के इस वीडियो को जब आप डिकोड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रंप जल्द से जल्द शहबाज से पीछा छुड़ाना चाहते थे, लेकिन शहबाज ट्रंप का हाथ ही पकड़ लिया। चिपकू इसीलिए उनको कहा जाता है। खैर, पाकिस्तान में भी शहबाज के इस वीडियो की खूब चर्चा है। शहबाज शरीफ का कुछ यही अंदाज चीन में भी देखने को मिला। जब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, तब शहबाज ने पुतिन से कहा था कि वो जानते हैं कि आपके भारत के साथ अच्छे संबंध है, लेकिन पाकिस्तान भी रूस के साथ संबंध सुधारना चाहता है। जी हाँ, यही है जियोपॉलिटिक्स, जहाँ रिश्तों की परिभाषाएं वक्त और मतलब के हिसाब से बदलती हैं। पाकिस्तान के PM से पहली और आर्मी चीफ असीम मुनीर से ट्रंप की दूसरी मुलाकात है। शरीफ वेस्ट एग्जीक्यूटिव एवेन्यू के एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, जहां सीनियर अधिकारी पाकिस्तान का स्वागत करते हैं। उनके साथ जनरल असीम मुनीर मौजूद थे। ये शहबाज शरीफ की किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ओवल ऑफिस में पहली मुलाकात थी। वहीं यह पाकिस्तान के लिए भी ऐतिहासिक था, क्योंकि जुलाई 2019 में इमरान खान के दौरे के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री की ओवल ऑफिस में एंट्री नहीं हुई थी। मुलाकात से पहले ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए शरीफ और मुनीर दोनों को महान नेता बताकर तारीफ की थी। ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, हमारे पास एक महान नेता आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल यानी कि मुनीर। ये एक बहुत महान व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री भी हैं और वो हो सकता है कि अभी इस कमरे में मौजूद हो। अब सवाल यह है कि अमेरिका और पाकिस्तान में कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही है। बता दें कि कोई विस्तृत ब्यौरा तो सामने नहीं आया, क्योंकि बातचीत हुई एक बंद कमरे में, लेकिन बातचीत में द्विपक्षीय संबंध, व्यापार। क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में अपनी मिसाइल्स तैनात करने जा रहा है? अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? क्या उसको मंजूरी मिल गई है? सऊदी अरब को लगता है कि मुझे किसी एक एटॉमिक पावर जो कि इस्लामिक पावर भी है उसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा और वो हो सकता है कि बुरे वक्त में मेरे काम आ रहे हैं। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो 17 सितंबर 2025 को रक्षा समझौता हुआ है, इसमें शामिल होने पर विचार करने लगे। क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में अपनी मिसाइल्स तैनात करने जा रहा है? खबरें तो कुछ ऐसी आ रही है। क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को सऊदी में तैनात करने जा रहे हैं? तो निशाना कौन होगा? निशाना सबको पता कौन है। वैसे भी पाकिस्तान की फौज की बड़ी टुकड़ियां हमेशा सऊदी में रहती हैं और उनके लोगों को ट्रेन भी करती हैं, ये सबको पता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। और उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर अब शायद अमेरिका भी थोड़ा सा
पीछे हटता नजर आ रहा है कि भाई उसके ऊपर जो यकीन था कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका मुझे बचाएगा, लेकिन कतर के अंदर जब अमेरिका कतर को बचाने नहीं आया और इजराइल को अटैक करने दिया, और अब बहाने बनाता है नहीं हमास का खत्म होना जरूरी है लेकिन मुझे कतर के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं आया। लेकिन क्या आपने इजराइल को कह दिया कि आज के बाद नहीं होना चाहिए? नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। तो भी वो इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। और मार्को रूबियो जब वहां पे आए थे कि सब कुछ होने के बावजूद, कतर होने के बावजूद भी अमेरिका मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने अब मुझे लगता है कि इस रंग दिखाने शुरू किए और उनका कहना है कि मैं अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी जो एटॉमिक जो सिक्योरिटी है मैं उस पर भी अब डिपेंड नहीं कर सकता, मुझे नई जियोपॉलिटिकल जो रियलिटी है उसके अंतर्गत मुझे भी एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और ये समझौता हैरानी में डालने वाला नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 75 ईयर से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इसमें। और क्या वहां पर जिसे क्या कहते हैं कि कुछ डिप्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1960 में भी पहली बार पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब आई थी। उसके बाद 1979 में भी पाकिस्तान और सऊदी करीब आए थे। 1991 में भी इराक की कुवैत पर जब वॉर हुई थी तो पाकिस्तान ने फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था। इसके बाद सऊदी और इस्लामिक जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी शामिल हुआ था, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। और 2018 में भी 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी गए थे सऊदी के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? क्या उसको मंजूरी मिल गई है? अब ये तो अंदर की खबर है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब छन छन कर खबरें जो हैं वो बाहर आनी शुरू हो रही हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है अंदर जिसमें सऊदी अरब को लगता है कि मुझे किसी एक एटॉमिक पावर जो कि इस्लामिक पावर भी है उसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा और वो हो सकता है कि बुरे वक्त में मेरे काम आए। इजराइल के साथ पुरानी दुश्मनी है और वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और अगर सऊदी यस करता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी की जमीन से बहुत आराम से इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। या वैसे तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि जो मिसाइलों के द्वारा कि वो पाकिस्तान से ही एक्चुअली देखा जाए तो इजराइल को अटैक कर सकता है, तो उसको सऊदी जाके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे डबल हो जाएगा ताकि एक डेटरेंट होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर लागू करना चाहते हैं। इसके बाद भी अमेरिका ने 2 भारत की कंपनियां जो फार्मेसी है फेंटानिल सप्लाई करने के लिए उसको उन्होंने बैन कर दिया, सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया। और इसके लिए 2 इंडियन नेशनल्स भी हैं जिनको जो इंडिया के 2 आदमी हैं जिन्होंने फेंटानिल एंड मेथाम्फेटामाइन ये दवाइयां जो वहां पर इलीगली भेजते थे पकड़े भी गए और सारा उनके खिलाफ केस भी प्रूव हो गया। ये बंदे कौन है मैं नाम भी बता देता हूं। ये ऑफिस ऑर्डर आ गया है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का कि सादिक अब्बास हबीब सैयद और दूसरा है खिजर मोहम्मद इकबाल शेख। और इनका जो कंपनी केएस इंटरनेशनल ट्रेडर्स ऑल्सो नोन एज केएस फार्मेसी एंड एन ऑनलाइन फार्मेसी रन बाय शेख। तो ये क्या करते थे कि यूनाइटेड स्टेट्स और डोमिनिकन रिपब्लिक बीच में या कई हो सकता है कि गलत किस्म की गलत नाम से दवाइयां किसी और देश को भेजते थे, वहां से फिर अमेरिका भेजते थे। ये उनका रूटिंग था उनका एक। और इसमें जो पॉपुलर जो इस किस्म की जो क्या कहते हैं कि पिल्स होती हैं, जो गोलियां होती हैं या टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, जो भी होते होंगे जो ड्रग्स वाले होते हैं। तो अब रिजल्ट क्या आया उसका कि ऑल द प्रॉपर्टीज एंड इंटरेस्ट ऑफ सैयद शेख एंड केएस इंटरनेशनल यूएस आर ब्लॉक, यूएस सिटीजन्स एंड एंटिटीज आर बार्ड फ्रॉम ट्रांजैक्टिंग विद देम, एनी फर्म फाउंड डूइंग बिजनेस विद देम कुड आल्सो फेस सेकेंडरी सैंक्शंस। तो ये क्रैकडाउन जो हो रहा है उनका इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और कई और कंट्री के ऊपर फॉर सप्लाइंग द डेंजरस फेंटानिल टू द अमेरिका। तो ये अच्छा कर रहा है। यहाँ पे मैं ट्रम्प की तारीफ करूंगा कि जो भी उनके कंट्री को क्या कहते हैं कि बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है ड्रग्स के द्वारा, तो उसके खिलाफ जो है कोई ना कोई तरह अच्छा एक्शन तो होना ही चाहिए। नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने अपनी फ्लाइट का रास्ता बदल दिया साहब। फ्लाइट का रास्ता बदल दिया कि वो जिस कंट्री के ऊपर से जाना चाहते थे, खासतौर से यूरोपियन देशों के ऊपर से, तो उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि
वहां पर इनके खिलाफ, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा वारंट जारी है, अगर वहां पर जाते तो इनको वहां पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अब जो उन्होंने एरियल रूट अपनाया उसकी खूब चर्चा हो रही है, और उन्होंने अमेरिका की यात्रा के लिए इटली और ग्रीस को छोड़कर कई अन्य कंट्रीज से एक्चुअली परहेज किया है, और फ्लाइट ट्रैकर पे दिखाए उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग है उसका इस्तेमाल किया है, ताकि वो किसी भी गिरफ्तारी से किसी कंट्री में बच सके। क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहते उनकी इजरायली मिलिट्री ने गजा में ह्यूमैनिटी के खिलाफ जेनोसाइड अपराध किया है, जेनोसाइड किया है, हजारों निर्दोष लोगों की हत्याएं की हैं। और पिछली सदी में अगर ये सारा का सारा सो कॉल्ड जो कहते हैं कि जो हत्याएं हुई थी वो हिटलर ने की थी, और इस सदी का जो हिटलर है वो साहब क्या कहते हैं कि वो नेतन्याहू है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, और ये रिपोर्ट्स जो हालिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ये खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि आगे इस खबर के बारे में डेवलपमेंट होगा नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो अभी खुसफुसाहट चल रही है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो 17 सितंबर 2025 को रक्षा समझौता हुआ है इसमें शामिल होने पर विचार करने लगे। ये पैक्ट इजराइल के कतर पर हमले यानी कि 9 सितंबर 2025 को जो हमला हुआ था उसके बाद एक क्षेत्रीय चिंताओं को लेकर यह किया गया। और कब किया गया ये आपको मालूम है कि इमरजेंसी समिट जो बुलाया गया था उसके अगले दिन खबर आती है, और अब इसे इस्लामिक नेटो या अरब नेटो के रूप में भी देखा जा रहा है। इस खबर का एक एक पहलू बताएंगे। अभी तक हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा या कोई दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन ये कंसिडरिंग स्टेज में ये बताया जा रहा है कि अभी कंसिडरेशन इस पर माना जा रहा है। पाकिस्तान से कश्मीर लेने वाले कहाँ मर गए, अब तो लद्दाख भी हाथ से निकल गया। भारतीय मीडिया की चीखों पुकार जारी। आपने देख ही लिया किस तरह भारतीय मीडिया चीख पर चला रहा है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान जो माहिदा तय होते ही उसके बाद हथियार जो पाकिस्तान से सऊदीया पहुंचने शुरू हो गए। भारतीय मीडिया से ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हर तरह से भारतीय मीडिया तनहा और अकेला हो गया, और पाकिस्तान हर साइड से जो है ना हर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आज के लिए इतने मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।